यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मेंस का क्वेश्चन जो कर रहे थे यूपी पीसीएस यूपीएससी जो मेंस है यहाँ पर भी होने वाला एग्जाम, तो यहाँ पर इसमें देख लेंगे मेंस के क्या क्या क्वेश्चन है, राइट। जो भी मैंने 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया था, तो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना है और आपका क्या यहाँ पर जो दृष्टिकोण रहेगा वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, यद्यपि अर्ध न्यायिक निकायों को न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तथापि दोनों के बीच अंतर के अनेक महत्वपूर्ण बिंदु विद्यमान हैं। सविस्तार वर्णन करना है। क्या सविस्तार मतलब क्या होता है? आपको पूरी बात बतानी है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या इसका वर्णन करना है, वर्णन भी करना है कि क्यों है ऐसा और क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ बातें थी वो आपको बताना है। सविस्तार का मतलब होता है पूरा आपको बताने के बाद पॉइंट, उसके बाद आपको यहाँ पे कंक्लूजन एक तरह से निष्कर्ष टाइप में बताना है आपको, ठीक है। सविस्तार लिखना है तो यहाँ पर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर, क्या किस टाइप से आपका यहाँ पर दृष्टिकोण होना चाहिए। देखो पहली बात यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है आपको। मैंने 2-3 वीडियो बताई, तीनों बारे में आपको बताया मैंने कि जहाँ से आंसर स्टार्ट करना है वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। अर्धन्यायिक निकाय का पूछ रहा है यहाँ पे, अर्धन्यायिक के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अर्धन्यायिक के बारे में आप क्या इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे अर्धन्यायिक के बारे में। पहला आपका दृष्टिकोण ही होगा। सेकंड में आप क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट जो नीचे आएगा आपका हेडिंग, उसमें आप डालेंगे अर्धन्यायिक निकायों और न्यायिक निकायों के बीच समानताओं को क्या है यहाँ पर, उसको आप चित्र बना के या फिर जो है मतलब हाईलाइट करके आप यहाँ पर दिखा देंगे क्या अर्ध निकाय हैं और क्या न्यायिक निकाय हैं, के बीच उनकी समानता क्या है, ठीक है। समानता भी दिखा देंगे, राइट। उनके जो चित्र रहेंगे या फिगर रहेंगे वो आप दिखा सकते हैं। तीसरी बात क्या रहेगी यहाँ पर, दोनों के बीच क्या अंतर थे, ठीक है। दोनों को आपने बता दिए, उसके बीच अंतर भी बता सकते हैं। इस टाइप से लिख सकते हैं अंतर, एक यहाँ पर लिख लेंगे, एक यहाँ पर लिख लेंगे, या तो अंतर आप इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यायिक निकाय के बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे, उसके बाद जो अगला आएगा न्यायिक निकाय, तो यहाँ पर आप न्यायिक निकाय के बारे में लिखेंगे। तो इस टाइप से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जो आप ऐसे करके लिखेंगे कॉलम करके इधर से उधर, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट। उस टाइप से लिखिएगा। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद अपना आप यहाँ पर निष्कर्ष प्रस्तुत कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सविस्तार वर्णन पूरा है, तो वहाँ पर ये पूरा करने के बाद आप यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो देखते हैं क्या किस टाइप से हमारा उत्तर रहता है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर प्रस्ताव वो थी, यहाँ पर दृष्टिकोण बता दिया आपको। अब दृष्टिकोण देख के थोड़ा सा देख के आप आंसर आपका रिव्यू भी कर सकते हैं कैसे हमको लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपका 30 मिनट करीब लेता हूँ, 35 या 30 मिनट लेता हूँ आपका, और 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका 6 या 6.5 मिनट आपका एक क्वेश्चन का हुआ। इतना देर में अगर 6.5-7 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका 120-130 मिनट मान लो, 2 घंटे में 2 घंटे 15 मिनट में आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो, ठीक है। और यूपीएससी कितना 3 घंटे देता है आपको 20 क्वेश्चन के लिए, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पर बचेगा अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो, राइट। तो देखते हैं, देखो यूपीएससी यूपीपीसी जितना भी स्टेट एग्जाम है 3 घंटे सभी रहते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का सेम टाइम रहता है मेंस का, ठीक है, क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखते हैं क्या रहेगा इसका दृष्टिकोण। यहाँ पर अर्धन्यायिक के बारे में जो हमारा पहले लिखेंगे, यहाँ पर आप जो डाला है आपने इंट्रोडक्शन, वहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्धन्यायिक निकाय ऐसे प्राधिकरण होते हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जिनके पास न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ होती हैं, किंतु ये विशेषज्ञता, ठीक है, किंतु विशेषज्ञता के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है, ये आपको एक लाइन अच्छे से यहाँ पर बता देनी है, राइट। समानता इन निकायों का कार्य न्यायालयों के कार्य का आसान बनाना इनका काम होता है, ठीक है। या न्यायालयों के बोझ को कम करना। मेन बात आप ये सिर्फ पहली बात वो बताएंगे, दूसरी बात ये बताएंगे, बस इतना आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अर्धन्यायिक बारे में यहाँ पर आपको बता देना है, राइट। उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे, न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के बीच समानताएं क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर, वो जहाँ पे आपको मैंने भी ऊपर बताया कि दृष्टिकोण में, तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या इनकी समानताएं हैं, ठीक है। क्या समानताएं हैं इसकी, न्यायिक निकाय और अर्धन्यायिक निकाय की समानताएं क्या है। पहला स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे हेडिंग तो आपने डाल चुका है कि क्या समानताएं, आप पॉइंट डाल के लिखेंगे, पॉइंट्स डाल के लिखेंगे। न्यायालयों के समान इन निकायों को अपने समझ आने वाले मामलों को क्या है, न्याय जो निर्णय है उनकी पूरी शक्ति होती है। सेकंड में, न्यायालयों के समान अर्धन्यायिक निकायों के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इनके आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान होता है, ठीक है। क्या होता है, अपील का प्रावधान होता है। यहाँ पे आप ब्लैक पेन से आप नीचे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। क्या हाईलाइट कर देंगे, इनके जो आदेशों के विरुद्ध क्या है, अपील का प्रावधान है। यहाँ पे आप हेडिंग से थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड मतलब नीचे लाइन लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों निकाय जनता को समय पर न्याय दिलाने के लिए उद्देश्य का काम करते हैं। दोनों निकाय हैं क्या, जनता को समय पर न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये हमारी समानताएं हैं इन दोनों की, ठीक है, दोनों चीज़ें। और दोनों क्या हैं, ये दोनों विधिक क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों के लिए संचालित होते हैं। तो क्या 4-5 पॉइंट आप इसके बारे में बताएंगे क्या इनकी समानताएं हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पर करना है आपको। उसके बाद जो आप लिखेंगे यहाँ, इसमें देखो ये भी डाल सकते हैं आप, ये आंशिक रूप से क्या है, न्यायालय की तरह ही कार्य करते हैं। कैसे, ये आंशिक रूप से कार्य करते हैं, ना कि पूर्ण तरीके से, ठीक है। ये आंशिक रूप से न्यायालय की तरह ही काम करते हैं, राइट। अर्थात इनके पास क्या है, न्यायालयों के समान न्याय निर्णय करने के लिए शक्ति होती है। ये प्रक्रियाएं कठोरता से पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है, जिनका न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना होता है, राइट। आप ये भी बात डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है
अर्ध न्यायिक निकायों को कठोर न्यायिक निकाय जो प्रतिक्रिया है उसमें यहाँ पर क्या है, इनका पालन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। जो अर्ध निकाय यहाँ पर निकाय होते हैं उनको नियम को जो प्रतिक्रिया साक्ष्य संबंधी होते हैं उनको पालन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, किंतु समान न्यायालयों को इनका कठोरता का पालन करना पड़ता है। राइट। अर्ध न्यायिक निकाय क्या होते हैं? औपचारिक सुनवाई भी तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या है, अपनी शासी कानूनों के अनुसार ऐसा करना अधिदेशित हो। यहाँ पर आपको मतलब उनके रूल के अनुसार यहाँ पर अधिदेशित हो, यहाँ पर उनको मेंशन किया गया हो, तब आप यहाँ पर क्या है इसमें अपने कानूनों को औपचारिक सुनवाई भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक शर्त पर संबंधी है, शर्त के अनुसार कर सकते हैं कि अधिदेशित हो जब भी कर सकते हैं हम। ठीक है। अर्ध न्यायिक निकाय क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय जो आपका है वितरण प्रणाली को महत्वपूर्ण निकाय के रूप में भी यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, ये भी हेडिंग मतलब आप पॉइंट्स में डालेंगे और भी पॉइंट्स डाल सकते हैं। जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं गैर न्यायिक निकाय होते हैं। ठीक है, जिनके पास क्या है विधि व्याख्या करने की शक्तियाँ होती हैं, इसके लिए न्यायालय न्यायाधीश के समान शक्तियों का कारण प्रणाली का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। राइट। ये सब देखो जितने स्टेटमेंट हैं न्याय प्रणाली के वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अर्ध न्यायिक के भी यहाँ पर डाल सकते हैं और दोनों की समानता कर देंगे, मतलब दोनों का कंपेयर करके मैंने बता देंगे। जैसे कि समानता मैंने ऊपर आपको बता दिया है, फिर न्यायिक बारे में बताया आपको। उसके बाद क्या है न्यायिक बारे में, न्यायिक जो आपका निकाय है उसके बारे में बताना। तो इस टाइप से आपको अलग अलग करके पूरा बता देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो वो लिखना है नीचे निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या लिखना है इसको देखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? जो हमारा देखो क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो क्योंकि यहाँ पर ये बताएंगे कि आमतौर पर इसके द्वारा दिए गए निर्णय त्वरित एवं कुशल होते हैं। त्वरित होते हैं, एक तो तुरंत दिए जाते हैं और एकदम फाइनली होते हैं। ठीक है, इन्हें अपने संविधान और उद्देश्यों के अनुसार एक विशिष्ट भूमिका निभानी होती है। ये समाज के सुचारू रूप से संचालन करने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको निष्कर्ष 2 लाइन का लिख देना है और आपका यहाँ पे आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बोला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निरहरता के आधारों को वर्णित कीजिए, साथ ही निरहर जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए उपलब्ध जो उपचारात्मक उपाय हैं उस पर भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें पहले बार में आप बताएंगे यहाँ पर ये क्या है, ये पहले यहाँ पर बताएंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का संक्षिप्त वर्णन आप देंगे इसमें क्या है किस टाइप से, तो इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात क्या है, जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है इसके तहत जो हमारे निरहर हैं, ठीक है, निरहरता के आधारों को स्पष्ट करेंगे, किस टाइप से निरहरता के आधार यहाँ पर हैं उसको आप क्लियर रूप में बताएंगे। ठीक है, तीसरी बात में आप ले जाएंगे अपना आंसर, इसके लिए अब जो उपलब्ध उपचार है किस टाइप से आप इसको उपचार कर सकते हैं, किस टाइप से आप इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर स्पष्ट परिचय देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप 4th लाइन में अपना निष्कर्ष डाल देंगे। राइट, तो देखते हैं क्या हमारा आंसर बनेगा, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे जो आंसर रहेगा हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो हेडिंग में आपको जो बताया मैंने आपको प्रस्तावना में क्या लिखना है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अधिनियमन संसद के सदनों तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल सदस्य जो आपके सदन हैं उनके निर्वाचक संचालन के लिए ऐसे जो निर्वाचन है उनके संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र की संरचना संबंध में विवरण प्रदान करने, दोनों तो सदस्यों की सदस्यता हेतु निरहरता को ऐसे निर्वाचन जो संबंध है उनको यहाँ पर क्या अपराधों को होने वाले जो विवाद है उसमें क्या है सुलझाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आप बता देंगे। उसके बाद क्या है आपराधिक जो आधार है वो बता देंगे आपके आपराधिक आधार क्या है। ठीक है, आपराधिक जो आधार है आपका वो क्या क्या है, ये हेडिंग डालनी है आपको। ठीक है, आपराधिक आधार यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा 8(1). ठीक है, धारा 8(1) में प्रावधान है कि निम्नलिखित अधीन दंडनीय किसी अपराध के दृश्य दोष ठहराया गया व्यक्ति निरहर होगा। ठीक है, किस आधार पर, पहला मतलब यहाँ पे पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल के से लिखेंगे। ठीक है, क्या धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या भाषा आदि आधारों पर क्या है विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सौहार्द बने रहने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए यहाँ पर कार्य करना अपराध होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट में क्या डालेंगे, निर्वाचनों में असम्यक असर डालते समय यहाँ पर प्रतिरोपक का अपराध माना जाएगा। ठीक है, बलात्कार से संबंधित कोई अपराध है या किसी महिला के प्रति क्रूरता है वो भी अपराध माना जाएगा। चतुरता जो आपकी घृणा है, ठीक है, वैमनस्य है, उत्पन्न करने या बढ़ावा देने वाले की यहाँ पर क्या अपराध माना जाएगा। राइट, तो ये सब चीज़ अब क्या है आपके आपराधिक आधार माने जाएंगे सब। ठीक, क्या अपराध है। उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, ये लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर अन्य अपराध। ठीक है, या फिर डाल देंगे आप हेडिंग भ्रष्टाचार के आधार क्या है, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के आधार क्या है, भ्रष्टाचार के आधार, इस टाइप से हेडिंग डालेंगे। और यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखेंगे इसको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का अपराध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, 1988 भ्रष्टाचार निवारक जो अधिनियम है यहाँ पे 1988 के उल्लंघन के लिए दंडनीय अपराध के लिए यहाँ पर सिद्ध दोष ठहराया गया है। सिर्फ इतनी बात आप लिखेंगे। उसके बाद अन्य यहाँ पर लिखेंगे अन्य अपराध क्या हैं, अन्य अपराध।
ठीक है। अन्य अपराध क्या है, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आगे आप लिखेंगे अन्य अपराध में। इसी तरह कई अन्य अपराध भी हैं जो किसी प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले उन्हें निर्धारित घोषित किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए अस्पृश्यता का प्रचार, ठीक है, जो आपका अस्पृश्यता है उसका प्रचार और आचरण करना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने अस्पृश्यता की बात की, तो अस्पृश्यता का आर्टिकल भी आप पर एक हमारा संविधान में है। कौन सा आर्टिकल है आपको ये बताना है, अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित कोई आर्टिकल है हमारा, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर दिखाई दिया 17, नहीं बताना है आपको कौन सा, मैंने 17 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो छोड़ते हैं इसको क्वेश्चन को। तो हम किसकी बात कर रहे थे, अस्पृश्यता का प्रचार आचरण करना। क्या होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 होता है, ठीक है, 1955, राइट। उसके बाद क्या होगा, प्रसिद्ध वस्तुओं के आयात पर निर्यात के लिए यहाँ पर क्या अपराध सीमा शुल्क अधिनियम 1962, ये भी आप दिखा देंगे, ठीक है। जो आप अन्य अपराध है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप बता देंगे जो विधि विरुद्ध जो आपके घोषित किए गए हैं किसी संगम या सदस्य होने का अपराध, वो क्या है, 1967 का अधिनियम में आएगा, राइट। तो इस टाइप से आप यहाँ पर तीनों बातें बताएंगे। अगला क्या लिखेंगे, जो आपके संविधात्मक आधार क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के व्यापार हेतु सरकार के जो अनुबंध हैं वो यहाँ पर किए हों, राइट। इतना होने के बाद आप सीधे निष्कर्ष में आ जाएंगे, ठीक है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष में आप डालेंगे जो आपका ये जो आपका कानून है, ठीक है, जो आरपीए है आपका, ये 1951 के तहत किसी सदस्य को निर्भरता के प्रावधानों के अतिरिक्त भारत के किसी संविधान की जो 10वीं सूची है उसके तहत दल बदल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों को निर्भरता का प्रावधान भी करता है। ये आपको सीधे से इतनी बात बतानी है और आपका अपना निष्कर्ष करके आंसर क्लोज कर देना है, राइट। यहाँ से आपका आंसर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आंसर लिखना है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 17 आर्टिकल का अस्पृश्यता का, तो आपको यहाँ पे बताना नहीं है आंसर, क्योंकि अस्पृश्यता के यहाँ पे देखो यूज हुआ है तो मैंने बोला उसके लिए, और यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं 17 लिख भी रहा था इसमें, तो ठीक है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा 17 आर्टिकल है, ठीक है। तो अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 13 में डिस्कस कर चुका हूँ, 14 देखता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर और का सिद्धांत, न्यायिक नवाचार है, विश्लेषण करना है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, आपको आंसर पहले ब्रेक करना है, ये किसकी बात कर रहा है, मूल संरचना जो हमारा है यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। किसकी मूल संरचना, हमारे संविधान की, संविधान की मूल संरचना के बारे में आप क्या है इंट्रोडक्शन देंगे, आपका प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना क्या है, इस टाइप से आप लिखेंगे हमारी भारतीय संविधान की मूल संरचना के बारे में, ठीक है। आपको लिखना नहीं है हेडिंग, सिर्फ प्रस्तावना डालेंगे और आपको इसके बारे में लिख देना है भारतीय संविधान की मूल संरचना। क्या लिखना है यहाँ पर बताते हैं अभी। सेकंड में क्या लिखना है आपको, सेकंड बात में आपको लिखना है जो उदाहरण है यहाँ पर, इसके क्या उदाहरण है न्यायिक नवाचार के, किस प्रकार के, ये न्यायिक नवाचार से किस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं, आपको उदाहरण बताना है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति क्या हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या है ये, इस पर आपको यहाँ पर कुछ बातें बतानी है, और चौथे में आपको क्या निष्कर्ष बताना है, ठीक है। तो ये हमारा दृष्टिकोण रहेगा, इस टाइप से आंसर चलेगा। तो आंसर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि मूल संरचना के बारे में बताया मैंने कि इसका जो हमारे संविधान की जो मूल संरचना है इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना ये क्या है, मूल संरचना हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन करने की संसद की असीम शक्ति नहीं है, तथा संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने या प्रयास करने वाला कोई भी संशोधन यहाँ पर क्या होगा, अवैध होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है, हालांकि हमारा भारत के संविधान में कहीं भी मूल संरचना का पद यहाँ पर क्या उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में भारत जो इसका है क्या, भारत में मूल संरचना का कहीं पद उल्लेख नहीं किया गया है। जो आपको जो की पॉइंट है वो आपको ब्लैक पेन से नीचे हाईलाइट कर देना है, ठीक है। यह समय के साथ साथ विभिन्न निर्णय के माध्यम से क्रमिक रूप से विकसित हुआ है, आपको इतनी बात बतानी है। फिर सेकंड बात मैंने क्या बताई थी, सेकंड बात आपको बताई थी यहाँ पर उदाहरण बताना है कि न्यायिक नवाचार क्या है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। जैसे कि इस टाइप से बता सकते हैं संकरी प्रसादवाद, आप केस के बारे में जा सकते हैं, संकरी प्रसादवाद, संकरी प्रसादवाद, ठीक है। संकरी प्रसादवाद ये कौन सा था, 1951 का केस था, इसके बारे में बता सकते हैं क्या केस था। ये था उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के मूल अधिकारों का संशोधन करने की भी शक्ति निहित होगी इसमें, ठीक है। किसने कहा था, संकरी प्रसादवाद में केस में कहा था। उसके बाद क्या बता सकते हैं आप, गोलकनाथवाद यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। गोलकनाथवाद केस, ठीक है। केस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, केस जरूरी नहीं लिखना, गोलकनाथवाद लिख देंगे सीधे आप, ठीक है। कितना, 1967। इसमें क्या किया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया था तथा निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों को अतिश्रेष्ठ एवं अपरिवर्तनीय स्थिति प्रदान की गई है और इसलिए संसद इन अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर किसने बताया था, गोलकनाथवाद ने। उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट डाल के आप लिखेंगे स्टेटमेंट में ही। इससे पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात संसद ने 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, 24वां आपका संविधान संशोधन था 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 में अधिनियमित किया कि जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 368, ठीक है, क्या कहा गया था, जिसमें 368
संसद के पास किसी भी मूल अधिकार को समाप्त करने या सीमित करने की शक्ति है तथा अनुच्छेद 368 के तहत पारित किसी भी जो हमारे अधिनियम है उसको अनुच्छेद 13 में कोई बात लागू नहीं होगी। जो भी बात 368 में कही गई वो बात जो आर्टिकल 13 है उसमें बात लागू नहीं होगी है, ये इसमें कहा गया था। उसके बाद आप यहाँ पे क्या डाल देंगे, केशवानंद भारतीवाद का केस डालेंगे। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद का यहाँ भी केस डाल देंगे, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये कब हुआ था, ये आपका 1973 1973। ठीक है, ये तो उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ था यहाँ पर, मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया था यहाँ पर, किसमें 24वां संविधान संशोधन ने इसने रद्द कर दिया था। 24वां संविधान संशोधन में अधिनियम को सही ठहराया गया था। हालांकि न्यायालय ने इससे संबंधित जो संविधान की मूल संरचना है उसके सिद्धांत को भी यहाँ पर क्या है, जो नहीं संविधान की मूल संरचना वो भी उसका भाग बताया था। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद होता है। ठीक है, क्या होता है, मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद ये आपका रहेगा 1980। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें व्यवस्था दी थी कि न्यायिक जो आपका पुनर्वलोकन है उसमें संविधान की मूल संरचना की एक विशेषता होती है। ठीक है, वामन राव वाद 1981, ये भी बता देंगे 1981 का वामन राव वाद, वामन राव वाद, इसमें आप बताएंगे इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि इस सिद्धांत में केशवानंद भारतीवाद के निर्णय को संविधान संशोधन पर लागू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये दे सकते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, तो आप वो चीज़ लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 1992 का आपका हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। उसमें क्या बोला था, विधि के शासन को मूल संरचना के विशेष अधिकार में जोड़ा गया था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या आपका SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद, SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद। ठीक है, ये आप इसमें क्या बोला था, इसमें बोला गया था 1994 हो गया। ठीक है, 1994 ये होगा, 1992 आपका ये था जो आपका इंदिरा साहनीवाद था। इसमें संघीय ढांचे को भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्लोकन, मूल की संरचना जो है उसको यहाँ पर क्या है, विशेषताओं को रूप यहाँ पर दोहराया गया था, ठहराया गया था इसको। ठीक है, इतना बताने के बाद सीधे से आप निष्कर्ष में आ जाएंगे। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, आपको निष्कर्ष में बताएंगे कि यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी कानून एक संवैधानिक संशोधन और न्यायिक पुनर्लोकन के अधीन हैं तथा ऐसे कानून जो मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है। संक्षेप में बताएंगे, लिख देंगे संक्षेप में, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीम नहीं है तथा उच्चतम न्यायालय सभी संवैधानिक संशोधनों को अंतिम निर्णय के लिए व्याख्याकार होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना बता देंगे, राइट, ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारी संघवाद। ठीक है, भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित कीजिए तथा साथ ही सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपायों को सुझाना है। सहकारी संघवाद क्या है, पहली बात क्या है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, भारत में सहकारी संघवाद के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अगर इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सहकारी संघवाद के समक्ष यहाँ पर क्या विद्यमान चुनौतियाँ हैं या क्या विद्यमान यहाँ पर बाधाएं हैं, क्या उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। सेकंड बात में आप बताएंगे। ठीक है, थर्ड बात में आपको क्या बताना है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के क्या क्या उपाय हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है, इनके उपाय को सुझाना है, तो क्या उपाय यहाँ पर आएंगे वो बताएंगे। और फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, आपका जो निष्कर्ष यहाँ पर रहेगा वो अपना निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, देखो जो आपको आंसर ब्रेक करना है, ब्रेक करने में आपको बताया किसके बारे में पूछ रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन उसका डाल देना होता है, मतलब आपका जो प्रस्तावना वहाँ से डालना होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको स्टार्टिंग देखना है कहाँ से करना है, क्योंकि बहुत लोग हैं आंसर किसी ने पूछा तो उन्होंने आंसर स्टार्ट कर दिया। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो यहीं से इसका आंसर स्टार्ट होगा, कभी कभी जो पूछता है बारे में तो यहाँ से भी वो चीज़ लिखा होता है कि इस चीज़ को उठा के यहाँ से प्रस्तावना से निकलना है, तो वो चीज़ आपको याद रखना है, कैसे मुझे किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मेन आपको ये चीज़ रखना है, आप यहाँ पर खड़े हैं, किसी कोई और खड़ा है, आप किसको बोल रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, आप किसी को कोई बोलेंगे ना कि जाओ यहाँ से अपना ये काम करके लाओ, राइट। आपके यहाँ कोई घर में कोई मेंबर आया है, ठीक है, कोई आपका यहाँ पे घर में कोई रिलेटिव आया है, तो आप जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अपने बैठे हैं, दो लोग इधर बैठे हैं और यहाँ पे कोई अपना बैठा है, ठीक है, तो आप इसी से बोलेंगे ना कि जाइए वो करके लाना है, राइट। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर 3-4 बैठे हैं, आपको किसको उठाना है, किसके बारे में आप बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं आपसे क्या हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, देखो सहकारी संघवाद के बारे में बताएंगे कि सहकारी संघवाद क्या है, क्या इसका अर्थ है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सहकारी संघवाद का अर्थ होता है कि यद्यपि जो हमारी शक्तियां हैं उसके वितरण है जो संवैधानिक प्रावधान है तथा व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग केंद्र और राज्यों के संयुक्त रूप से किया जाता है इनका। ठीक है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती हैं, पहला आप बताएंगे या फिर पॉइंट डाल देंगे। राष्ट्रीय उद्देश्यों को आलोक में
राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के क्षेत्रों और जो रणनीति है उन पे क्या है, साझा दृष्टिकोण विकसित करना, पहली बात। सेकंड बात आप क्या बताएंगे, ये स्वीकार करने हेतु मजबूत राज्य मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राज्यों के साथ निरंतर जो आपका संरचित समर्थन पहलों को तंत्र के माध्यम से सहकारी भावनाओं को एकत्रित करते हैं। आप ये दोनों बात बताएंगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद बता देंगे, नीचे से आपको लिखना है, हालांकि भारत सहकारी संघवाद के समझ कुछ चुनौतियों का विद्यमान है। क्या क्या चुनौतियां, आपकी चुनौतियां यहाँ पर पूछा है, तो चुनौतियों को आप बता देंगे क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है इसकी, तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या चुनौतियां हैं, इसको देख लेते हैं। चुनौतियां क्या क्या बताएंगे, संस्थाओं की अप्रभाविता, ठीक है, आपकी जो संस्थाएं उसमें क्या क्या अप्रभाविता है, ये हेडिंग डालेंगे, राइट, उसमें बता रहे हैं। उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जैसे कि मजबूत करने के लिए उद्देश्य से सहकारी संघवाद के लिए यहाँ पर क्या है उसका अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है। सेकंड हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताएंगे आपको क्या होता है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। नीति आयोग के बारे में बता देंगे, यहाँ पर नीति आयोग क्या है, ये इसने क्या यहाँ पर किया, सहकारी संघवाद को लेकर क्या बढ़ावा दिया है ना, क्या संवैधानिक निकाय यहाँ पर बताया। उसके बाद राज्यपाल की यहाँ पर क्या भूमिका है, चौथे नंबर में राज्यपाल की भूमिका यहाँ पर बता देंगे आप, क्या राज्यपाल की यहाँ पर भूमिका है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ बताएंगे कि राज्यपाल का पद दुरुपयोग के लिए शिकायतें की, मतलब शिकायतें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसमें आती हैं, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। असंतुलित का क्षेत्रीय विकास, पांचवी हेडिंग डालेंगे, असंतुलित क्षेत्रीय विकास, यहाँ पर क्या रहेगा, अलग अलग राज्यों के विकास के लिए यहाँ पर विभिन्न चरण के लिए राज्यों का जो संसाधन है उसको आवंटन करना, भेदभाव तरीके से ना करना, ठीक है, ये बता सकते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद बता सकते हैं यहाँ पर छठवें नंबर में, अंतर्राज्यीय जल विवाद हमारा चलता रहता है, भारत जल संबंधी समस्याएं बढ़ते रहते हैं अक्सर, ठीक है, वो सब यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपना जा सकने वाले क्या उपचारात्मक है, अब यहाँ पर बताएंगे क्या उपचार हैं जो हम यहाँ पर अपना सकते हैं इसको, आप यहाँ पर नीचे हेडिंग में ही बताएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे समस्याओं का त्वरित समाधान, समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके, तो यहाँ पर कुछ जो रूल्स हैं या कुछ बातें यहाँ पर आप बताएंगे उसमें, ठीक है, क्यों समस्याओं का समाधान हो सकेगा। जैसे केंद्रीय मंत्रालय राज्यों के बीच, संघ राज्य के बीच यहाँ पर समाधान है, उसकी नीति आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंच उसको प्रभावी तरीके से अपनाएंगे, ठीक है। राज्यों की आशंकाओं को दूर करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड जो हेडिंग लगी वहाँ पे, राज्यों की आशंकाएं हैं क्या है, जैसे कि केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों को वास्तविक शिकायतों का समाधान किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे राज्यपाल का पद राजनीतिक रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये आपको बताना रहेगा। थर्ड आप जो लिखेंगे हेडिंग, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण करना है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ बातें लिखना है। उसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे, चौथी हेडिंग में क्या लिखना है, संतुलित क्षेत्रीय विकास है, उसके बारे में जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में आप ध्यान केंद्रित करना, राइट, वहाँ के बारे में कुछ जो है नीति फोरम है वो लागू करना है ना, और जो यहाँ पर इसके विकास के लिए कुछ आने वाले मार्ग में बाधा हैं उसको शामिल करना। पाँचवें में क्या डालेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद का सुदृढ़ीकरण, जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद उसमें क्या सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर जैसे बताया गया था, ठीक है। तो क्या है, अनुच्छेद 263A जो है उसमें जो कि परिषद के यहाँ पर बीच उत्पन्न जो विवाद थे उसको यहाँ पर खत्म करना, या 1990 का राष्ट्रपति आदेश द्वारा यहाँ पर क्या इसको हटा दिया गया था, तो इस टाइप से भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका जो निष्कर्ष रहेगा, फाइनली निष्कर्ष क्या लिखेंगे, सहकारी संघवाद भावना को नीति आयोग की स्थापना को प्रोत्साहन मिला है, जो कि भारत सरकार का नीति संबंधित प्रमुख थिंक टैंक है, राइट। संपूर्ण देश के एक बार लागू होने पर जीएसटी परिषद की सफलता भी सहकारी संघवाद की कार्यप्रणाली का विशिष्ट उदाहरण है। इंपॉर्टेंट बात है, ये निष्कर्ष इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सेम निष्कर्ष डालना है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ओनली मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा आज, थोड़ा सा आज यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है तो मैं इस वजह से 4 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन है, कई सारे देशों के संविधानों के उधार ली गई विशेषताओं के बावजूद भारत का संविधान अद्वितीय बना हुआ है, विवेचना कीजिए, ठीक है। क्या आपको डालना है, दृष्टिकोण देखना, दृष्टिकोण क्या रहेगा। परिचय में बताएंगे क्या रहेगा, भारतीय संविधान के जो निर्माण है उसकी समुचित जो पृष्ठभूमि है इससे क्या रहेगा, यहाँ पे आप बताएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे, विश्व के जो हमारे विभिन्न संविधान है उसमें क्या कहाँ से क्या चीज़ ग्रहण किए गए हैं उसको आपको बताना है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं अनुरूप से यहाँ पे देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। आप यहाँ से सिर्फ क्या है, यहाँ पे परिचय में बताएंगे भारतीय संविधान के निर्माण किस टाइप से निर्माण हुआ, वो बताने के बाद सीधे से आप यहाँ पर क्या आएंगे, भारतीय संविधान जो क्या का सुधार लिया गया है, आपको पता ही है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, वो सब बातें आप काफ़ी ज़्यादा बताएंगे तो आपका 100 वर्ड में आपका आंसर 150 वर्ड में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब देखते हैं आंसर को कैसे लिखना है, इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखो पहले बताएंगे यहाँ पर इसमें भारतीय संविधान के परिचय देंगे, क्या है भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, ये तो नॉर्मली आप दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भारतीय संविधान के बारे में आप बता कर चुके होंगे, राइट। तो बता सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान है और इसमें जो द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है, द्विसदनीय की विधायी प्रक्रिया है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार स्वतंत्रता से यहाँ से क्या क्या लिया गया, फ्रांस से ये लिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें हेडिंग में, ये हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का कोई लिखित संविधान यहाँ पर नहीं है, यूके का कोई लिखित संविधान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान केवल 128 अनुच्छेद हैं, राइट। जो आपका फिर से बता देता हूँ ये बात में, जो अमेरिका का संविधान है केवल यहाँ पे 7 अनुच्छेद हैं और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केवल 128 अनुच्छेद हैं, ठीक है। आपको ये सब बातें यहाँ पे दिखा देनी है। वही भारत के संविधान में अत्यधिक विस्तृत है जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है।
395 अनुच्छेद हैं और अब क्या होगा, इनकी संख्या बढ़कर 470 हो गई है। ठीक है, लेटेस्ट डाटा है, याद रखना है आपको। इस टाइप से आप हेडिंग डाल सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, संवैधानिक संप्रभुता क्या होती है ना, संप्रभुता डाल सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर लिखेंगे भारत ने ब्रिटेन के समान ही सरकार के संसदीय रूप को अपनाया था, किंतु भारत में संसद के जो यहाँ पर स्थान है, भारतीय संसद की जो स्वयं के लिए एक नए संविधान का निर्माण यहाँ पर नहीं कर सकती है। ये केवल जो संविधान है, संविधान के विद्यमान संशोधन कर सकती है, वह भी संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन किए बिना। मूल परिवर्तन आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डाल सकते हैं, प्रतिबंधों के साथ मूल अधिकार क्या है, क्या प्रतिबंध है, क्या अधीन होंगे इसके। ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था क्या हो सकती है। यहाँ पे डालेंगे भारत के संघवाद का सिद्धांत का नाटा संघीय व्यवस्था के साथ ग्रहण किया गया। हालांकि भारत में केवल आपातकाल की स्थिति में ही राज्यों की शक्तियों का नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, अगला हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। जो स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर जो संघीय कानूनों की जो संघीय न्यायपालिका है उसके द्वारा लागू किया जाता है ना, राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पर बताएंगे। राइट, उसके बाद आपको हेडिंग लिखना है, कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण क्या है। तो यहाँ पर बताएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में संविधानों की तुलना में भारतीय संविधान लचीला है, हालांकि केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित मुद्दों पर संविधान कठोर है। ठीक है, ये बताएंगे आप। राजनीति निरसक तत्वों का व्यापक दायरा, ये भी हेडिंग बता देंगे। भारत में राजनीति निरसक तत्व न केवल आयरलैंड के समान आर्थिक अधिकार शामिल हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति और प्रशासनिक मामलों में भी संबंधित यहाँ पर सिद्धांत शामिल हैं। उसके बाद आपका क्या निष्कर्ष निकलेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, लिखेंगे आपको निष्कर्ष यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान केवल उधार ली गई विशेषताओं का एक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की विलक्षणता और दूरदर्शिता को भी दर्शाता है, जिन्होंने देश और इनकी जनता की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान का निर्माण किया है। इस टाइप से क्या यहाँ पर आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है तो आप नीचे कमेंट में कर सके आप बोल सकते हैं, या तो आप अपना टेलीग्राम में भी आंसर भेज सकते हैं। जितने भी 4-5 जितने भी आंसर आप लिखते हैं, जितने भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए आपका हाथ काफ़ी खुल जाएगा। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, भले ही गलत लिख रहे हो, ठीक है, आपको आंसर लिख के दिखाना है कैसे लिख रहे हैं, क्या आप इसमें पॉइंट डाल रहे हैं। राइट, वैसे क्या होगा, आपके यहाँ से तो पॉइंट खुलेगा ही, आपको जो प्रीलिम्स जो पेपर होगा वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपके यहाँ पे मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो, मैंने 12 क्वेश्चन बताया, 13 नंबर बताया, 14 बताया और 15 और 16। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16। अब जो बचा हुआ है 17, 18, 19, 20, 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ से देखो जितना ही मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आप एक वीडियोस मेरा और देखा होगा चैनल पे, डेली करंट अफेयर्स का मैं वीडियो लाया हूँ। ठीक है, डेली जो करंट अफेयर्स होगी, 5 क्वेश्चन ओनली होगा आपका, 12 से 13 मिनट या 10 मिनट के अकॉर्डिंग, ओनली अप्रॉक्स मान रहा हूँ 10 से 13 मिनट के बीच का आपका समय लगेगा, और 10 क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे जो अच्छे से क्वेश्चन है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब आप न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है, वहाँ से कलेक्ट करके सब क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, उस 10 से 12 मिनट में आप वो क्वेश्चन भी आप अपना पूरा कर सकते हैं। 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक सीक्वेंस बना के चलना है कि पहले मेंस का करना है, फिर प्रीलिम्स का उठाना है, तो इस टाइप से आप सीक्वेंस बना के चलिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। राइट, बाकी मैं आपको यहाँ पर गाइड करता रहूँगा, कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।